नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। सेना को लेकर राहुल गांधी के एक बयान ने देश की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। जहां कांग्रेस उनके बयान के साथ खड़ी नजर आ रही है, वहीं बीजेपी इसे देश की सेना का अपमान बता रही है। अब यह विवाद दिल्ली की गलियों से निकलकर मध्य प्रदेश की राजनीति में भी गर्मा गया है। राहुल गांधी के इस बयान पर कौन सही है, कौन गलत है, क्या यह बयान राजनीतिक रणनीति है या फिर एक बड़ी भूल हुई है? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि क्या राजनीति की इस जंग में सेना को बार बार घसीटना ठीक है? इन्हीं तमाम सवालों पर आज होगी हमारी चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के कुटुंबा में जनसभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर सेना को लेकर विवादित बयान दे डाला। राहुल गांधी ने कहा, देश की सेना पर 10% लोगों का कब्जा है और 90% आबादी का हिस्सा एक खास वर्ग द्वारा मारा जा रहा है। यही नहीं, उन्होंने कंपनियों, बैंकों और नौकरशाही में भी असमानता का आरोप लगाया और कहा कि सारी संपत्ति और सारी नौकरियां उन्हीं 10% लोगों के पास जाती है। सेना का अपमान, देश में मचा सियासी तूफान। राहुल गांधी ने फिर सेना को घसीटा जाति की राजनीति में। अब सेना को भी तौला गया जाति के तराजू में। राहुल के बयान पर एमपी में सियासत गरमाई। एमपी कांग्रेस ने किया राहुल का समर्थन। बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल दोनों पर साधा निशाना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये पहला विवादित बयान नहीं है। इससे पहले भी वे कई बार सेना को लेकर ऐसे बयान दे चुके हैं जिनसे सियासत में भूचाल आ चुका है। मध्य प्रदेश में भी उनके इस बयान पर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी आरक्षण से जुड़े आंकड़े मांगे हैं, तो जब कोर्ट सवाल करता है बीजेपी को दर्द नहीं होता, लेकिन राहुल गांधी बोले तो राजनीति शुरू हो जाती है। न्यायपालिका पूछे तो ठीक है, यदि राहुल गांधी उस बात की तरफ इंगित करे कि इस वर्ग के लोगों को भी उच्च पदों पर, चाहे सेना हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे चुनाव आयोग, सब में जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यदि आईना दिखा रहा है मेरा नेता, उस वर्ग को न्याय दिलाने की बात कर रहा है, तो इसमें सेना की आड़ लेते हैं। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान को सीधे सीधे सेना का अपमान बताया। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा, राहुल गांधी बार बार देश की सेना पर उंगली उठाकर भारत की छवि को धूमिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जनता अब उन्हें पूरी तरह नकार चुकी है। देखिए, राहुल गांधी जो देश के नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी पद की भी गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं। देश में सेना की जाति समाज पूछने का कभी भी प्रचलन नहीं रहा। ऐसे में ये जातियों के नाम पर सेना को बांटकर देश में आंतरिक द्वंद्व करवाना चाहते हैं। वोट बैंक की राजनीति के लिए क्या देश और सेना का अपमान किया जाएगा? क्या सत्ता पाने की दौड़ में अब सेना भी निशाने पर होगी? कभी हिंदुओं को, कभी समाज को और अब सेना को जाति के तराजू में तौलने की राजनीति। आखिर राहुल गांधी ये कैसी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं? सवाल अनगिनत हैं। ये सवाल जहां बीजेपी पूछ रही है तो कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है और सियासी बवाल अब भी जारी है। मनोज राठौर, बीएसटीवी, भोपाल। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में रिटायर्ड सूबेदार संतोष नागर जी जुड़ रहे हैं। संतोष जी, बहुत स्वागत है आपका। जो बात देश के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, यदि ये बात कोई आम नागरिक कह रहा होता तो शायद इस पे हम आज चर्चा नहीं कर रहे होते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि केवल 10% भारतीयों का कब्जा है पूरे सेना पे। क्या सियासत में बाकी मुद्दों की कमी हो गई है कि अब सेना को भी एक राजनीतिक विषय बना दिया गया? नहीं, मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ राजनीति में अपने पद की गरिमा को गिराने के लिए लगे हुए हैं और इनकी सोच पे बड़ा अफसोस होता है कि इस प्रकार से बार बार सेना का अपमान करना ठीक नहीं है। एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी कुछ जिम्मेदारियां बनती है जो वो अपनी जिम्मेदारियां से निभाने में विफल है। सेना अपना जो कार्य करती है तो वो किसी के प्रति जवाबदेह है और जवाबदेह हमारा सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के साथ साथ में डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो उनकी जो सीक्रेसी है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। अब इनको ये जानकारी कहाँ से मिलती है मैं तो नहीं जानता हूँ, और सेना के बारे में बोलने का इन्हें कोई हक भी नहीं है, क्योंकि जब सेना इनके अंडर में थी तब इनने कुछ नहीं किया, सेना का अपमान ही किया उस टाइम भी।
तो मेरा मानना किस ये तरीके से है, अपमान किया बताएंगे जरा सा आप। कांग्रेस शासन को लेकर शायद आप सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस शासन में जब सेना को फ्री हैंड नहीं दिया गया था, किस तरीके से अपमान किया गया था। जी मैं यही इसी विषय पर आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जब 2010 के आसपास मैं बारामूला के पास पट्टन में था, तो उस टाइम जब कोई मिलिटेंट हमारे सामने से अगर गुजर जाता था तो हमें ऑर्डर नहीं था गोली चलाने का। वो अगर किसी ने बाय द वे मिलिटेंट को देख के गोली भी चला दी और उसे मार दिया तो उसका सीधा कोर्ट मार्शल किया जाता था, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी, जिसके कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। हमारे कई साथी जेलों में उनने बिताए हैं, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया, कुछ हो गया, इस प्रकार से बहुत सारी घटनाएं हुई। संतोष जी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि हमने एयर स्ट्राइक किया, तो ये कहती है कि एयर स्ट्राइक तो हमारे जमाने में भी होता था, कांग्रेस के शासन में भी हम स्ट्राइक करते थे, लेकिन बताते नहीं थे किसी को, जिस तरीके से मीडिया में भारतीय जनता पार्टी या फिर सरकार आकर बताती है। लेकिन हमारे समय में भी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन आप उसे इनकार कर रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल डिनाई करूंगा इस बात को, इसका खंडन करूंगा, क्योंकि मैं जुलाई 1989 में फौज में भर्ती हुआ था। भर्ती होने के बाद 30 साल मैंने सर्विस करी। मेरे 30 साल के दौरान में मैंने सिर्फ बीजेपी की एयर स्ट्राइक देखी है, इससे पहले मैंने कभी ना देखी ना सुनी, क्योंकि इतना 30 साल काफ़ी लंबा पीरियड होता है। उस 30 साल के दौरान में कहीं कोई ऐसी छूट नहीं थी जिसमें कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर सकते हैं या मिलिटेंट को डायरेक्टली मार सकते हैं। हाँ, ये जरूर हुआ कि कहीं किसी का किडनैप कर लिया गया लीडर का और मिलिटेंट को फ्री हैंड छोड़ दिया गया, उनको जबरदस्ती छोड़ दिया गया। ये एक सोचे समझी स्कीम के तहत संतोष जी, लेकिन तब भी और अब भी जो सेना है वो एक साथ एक टीम के तौर पर काम करती है, और ऐसे में क्या सेना को लेकर के इस तरीके से सवाल पूछना, सेना की जाति पर सवाल उठाना, क्या ये शोभा देता है एक नेता प्रतिपक्ष को? नहीं सर, ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि सेना में आज तक कोई इस टाइप का रिजर्वेशन नहीं है, ना कोई जाति प्रथा है। वहाँ पे हर जाति वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं, एक ही साथ खाते पीते हैं, एक में से एक है, सारे जो गतिविधियाँ एक्टिविटी जो होती है सब एक साथ में, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। उसमें से जो जिस प्रकार से ये बोलते हैं उस प्रकार से जिसमें एबिलिटी होगी वो कमांडर बनेगा, चाहे वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हो या कमीशन्ड ऑफिसर हो या फिर अदर रैंक्स में हो, उनको लीडरशिप मिलती है उनकी एबिलिटी के ऊपर। सेना में कहीं ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है कि भाईबंदी भी नहीं है कि मैं ये मेरा है इसको मैं ये बना दूं उसको वो बना दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतोष जी, लेकिन देखिए रेजिमेंट है, लेकिन रेजिमेंट में भी जैसे गोरखा है या फिर सिख का है, लेकिन उसमें भी कई बार दूसरी जाति के जो सेना के सैनिक होते हैं वो भी उसमें जाते हैं, दूसरी जातियों वाले भी शामिल होते हैं। यानी कि जो बात आप कह रहे हैं, पूरी तरीके से सेना में कहीं पर भी किसी भी तरह से जाति प्रथा या धार्मिक तौर पे किसी को वहां पर पहचान नहीं मिलती है। वहां पे हर एक व्यक्ति से वे उनका जो टारगेट है वो फिक्स है, जो उनका ऑपरेशन है वो वहां पर फिक्स है, और कहीं ना कहीं एक टीम के तौर पे काम करते हैं। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष इस तरीके से सवाल उठाते हैं तो इससे क्या मैसेज आता है और सेना के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता है? सर, इससे इनकी समझ के ऊपर हमें तरस आता है कि वो इस प्रकार की बातें करते हैं। वो तो जानबूझ के इस प्रकार की बातें करते हैं, क्योंकि जब मैंने इनको देखा कि ये विदेश में भी गए हैं तो इनने एंटी नेशनली बातें करी है। कभी देश हित में बातें, जब इनने बाहर जाने के बाद में बाहर कंट्री में भी अपने अपोजिशन वाले जो भी जाते हैं वो कभी एंटी नेशनल एक्टिविटी के लिए बात करेंगे ही नहीं। अगर वो देशभक्त है तो फिर अगर वो ऐसी बातें करते हैं तो उनकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठना लाजिम है। जहाँ तक सवाल है कि गोरखा, मराठा, सिख, मुस्लिम सारे एक रेजिमेंट के अंदर सभी मिलकर रहते हैं और सभी का उनका एक रेशो फिक्स है कि जैसे मैं इंजीनियर रेजिमेंट का रहा हूँ तो हमारे इंजीनियर में थे कि बाकी जो लोग हैं वो 20% हो गए, 20% इसमें 40% सिख होंगे, 40% मराठा होंगे। तो मराठा जो होंगे महाराष्ट्र से संबंधित, उसमें कोई भी हो सकता है। उसमें ये नहीं था कि नहीं इसमें हिंदू ही होगा सिर्फ। बिल्कुल। तो ये इनका बोलना बहुत ही गलत है और इस प्रकार की राजनीति करना शोभा नहीं देती इनको नेता प्रतिपक्ष होने के नाते। संतोष जी, देखिए प्रधानमंत्री के तौर पे कई बार ये प्रोजेक्ट करते हैं कि ये भावी प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे में यदि राहुल गांधी कल को प्रधानमंत्री बनते हैं, सेना का नेतृत्व करेंगे और ऐसे अगर इस तरीके से बयान दिए रहेंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो तब भी उठेंगे कि जब आप नेता प्रतिपक्ष थे तो किस तरीके से सेना को लेकर के आप सवाल उठाते थे। बिल्कुल, ये तो होना लाजिम है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के तौर पे किसी आदमी को आपने आगे लाना तो वो हर वर्ग का एक नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए उसमें। ये नहीं कि वो सिर्फ किसी एक पक्ष के लिए ही उनको सपोर्ट करे। तो इस प्रकार की जो गतिविधि है
उसमें मैं तो नहीं लगता कि वे प्रधानमंत्री बनने के लायक है। संतोष जी, राजनीति में जो कुछ भी कहा जाता है ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे कह दिया जाता है, उसका मायने होता है। और यदि इस तरीके के बयान दिए जाते हैं तो क्या इससे कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा तबका है, कोई ऐसा वोट बैंक है जो उनके साथ में जुड़ जाएगा यदि सेना को लेकर सवाल उठाए जाएंगे? क्योंकि नुकसान तो कोई जानबूझकर करेगा नहीं, फिर इस तरीके के बयान क्यों? इनकी इसी बयानबाजी के कारण कांग्रेस की जो प्रसिद्धि है, या अपन बोलते हैं पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, पार्टी के आइडियोलॉजी से हटके जो ये काम कर रहे हैं, उसकी वजह से कांग्रेस अपने आप समाप्ति की ओर जा रही है। तो मेरा मानना ऐसा है कि उनको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और उनको देश हित के लिए और बाकी देश हित में पूरे पब्लिक के लिए एक साथ में आना चाहिए और सभी के बारे में उन्हें बात करना चाहिए। सिर्फ ये कास्टिज्म के ऊपर या इस टाइप के प्रोपेगेंडा करके वो देश हित का काम नहीं कर सकते, ना ही अपनी पार्टी को वो आगे बढ़ा सकते और हैं। संतोष जी देखिए, सवाल भी यदि आपको सेना को लेकर करना है तो सेना को और ज्यादा किस तरीके से हम सशक्त करें, उनके पास में और कैसे नए उनके पास में हथियार पहुंचे, उनके पास में किस तरीके से बेहतर इक्विपमेंट हो, उसको लेकर के सवाल उठाया जाना चाहिए। सेना को और मजबूत किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसको लेकर के सवाल उठाना चाहिए। लेकिन यहां तो आप सेना के मनोबल पर ही चोट कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। लेकिन सेना के जो हमारे जो कमांडर है, उन कमांडरों को पता है, क्योंकि वो राजनीति से परे हैं, उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और हम भी जब थे तो हमको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। हम हमारे सेना का जो एक्टिविटी है वो सेपरेट होती है, तो सेपरेट एक्टिविटी में हम इसको राजनीति को शामिल नहीं करते हैं। बाहर तो नेता कुछ भी बोलते रहते हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हमें जो अच्छा है, जो हमारे कमांडर है, हमारे जो गाइड करते हैं, और हमारे कमांडर अच्छे अच्छे बैठे हैं। जैसे अभी फर्स्ट CDS जो बने थे तो तीनों सेनाओं को कमांड कर रहे थे और उनके सुप्रीम कमांडर हमारे राष्ट्रपति जी थे। और ये जो जाति प्रथा का या रिजर्वेशन का जो सवाल उठाते हैं, उसमें अपने राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी है, वो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सिविल में जो चाहिए वो उनको मिल रहा है, लेकिन आर्मी के अंदर नहीं। आर्मी में सिर्फ योग्यता का निर्धारण है और योग्यता ही उनको कार्य क्षमता के लिए आगे लाने के लिए लीडरशिप या उनको कमांडर लेवल तक जाती है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए, जो भी नेता कहते हैं उससे मनोबल पे थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन जो सेना है उन्हें मालूम है कि इस तरीके के बयान का कहीं ना कहीं उनकी कार्य क्षमता पे किसी तरीके से असर नहीं पड़ रहा। और यदि इस तरीके के बयान दिए भी जा रहे हैं तो उन बयानों का कहीं ना कहीं खंडन होना चाहिए और यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर नेता प्रतिपक्ष इस तरीके से सवाल क्यों उठा रहे हैं। और इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप बार बार सेना का अपमान ही क्यों करते हैं? बहुत शुक्रिया संतोष नागर जी, आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी के बयान को लेकर अब सियासत भी खूब हो रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं और यह पूछा जा रहा है कि आखिर नेता प्रतिपक्ष इस तरीके से बयान क्यों देते हैं और बार बार सेना का अपमान क्यों करते हैं और यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा। इसी पर कर रहे थे हम चर्चा।